हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज के पाठ नंबर 6 का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस पाठ में 2 कविताएं दी गई हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। चलिए पहले यह दंतुरित मुस्कान इस कविता का प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत ही मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर हो सकते हैं। नंबर 1, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते, जबकि बड़ों को मुस्कुराने की कोई खास वजह चाहिए होती है। बड़े तभी मुस्कुराते होते हैं जब उनके पास कोई एक खास वजह हो। नंबर 2, बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता, उन पर प्रभाव नहीं डालता। नंबर 3, बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। यानी बच्चे जब हंसते हैं तो वह निश्चल रूप से हंसते हैं, प्राकृतिक रूप से हंसते हैं, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट बनावटी भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित हैं। बच्चे की मुस्कान ऐसी होती है कि वह मृतक में भी यानी कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। नंबर 2, कमल का तालाब छोड़कर झोंपड़ी में खिलना। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक कमल का तालाब को छोड़कर किसी झोंपड़ी में खिलने के समान ही एक बच्चे की मुस्कान होती है। नंबर 3, बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना। और नंबर 4, स्पर्श पाकर पाषाण का पिघलना। यानी कि बच्चे की मुस्कान ऐसी होती है कि उसका स्पर्श पाकर पाषाण यानी कि पत्थर हृदय वाला भी कोमल हृदय वाला बन जाए। नंबर 5, तिरछी नजरों से देखकर मुस्काना। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात यानी कमल का फूल। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में ना खिलकर वहीं पर खिल गया हो। और दूसरी पंक्ति है, छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श से ऐसा जादू होता है कि कठोर प्रकृति वाले भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों में यानी कि जिनके हृदय बिल्कुल भावहीन हो, वे व्यक्ति भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार कर देता है। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। मुस्कान और क्रोध परस्पर विलोम भाव हैं, यानी कि विपरीत भाव वाले हैं। मुस्कान से चेहरा आकर्षक, मन में प्रसन्नता और वातावरण में उल्लास भर जाता है। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें प्राय को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है, जबकि ठीक इसके विपरीत क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनावयुक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। लोगों में भय और आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे गैर तो गैर अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चे के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाया करता है, परंतु यहाँ माँ अंगुलियों से मधुपर्क करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है।
प्रश्न नंबर 7, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित थे। इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था। अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए। बच्चा कहीं देखते देखते थक ना जाए, ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है, किंतु बच्चा उसे तिरछी नजरों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है, यानी मुस्कुरा देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोंपड़े में खिल उठे हैं। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया, यानी कि अपने परिवार के पास लौट आया। चलिए अब फसल कविता का प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि के अनुसार फसल क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है। कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण का मिला जुला परिणाम है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं है, बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। सभी के योगदान से फसल उत्पन्न होती है, फसल पैदा होती है। प्रश्न नंबर 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है। प्रश्न नंबर 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि ने फसल को मानव के श्रम से जोड़ा है, क्योंकि मनुष्य के हाथों किया गया श्रम ही फसल को उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य यदि परिश्रम ना करे, मेहनत ना करे तो फसल उग ही नहीं सकती। उनके हाथों के स्पर्श की बहुत महिमा है। ऐसा कहकर कवि मनुष्यों, विशेषकर किसानों और मजदूरों के प्रति अपना लगाव और आभार व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। दोनों ही आवश्यक हैं। वातावरण के ये दोनों अवयव ही फसल के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती हैं। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान रहता है। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न नंबर 5, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसी भी फसल की उपज मिट्टी के उपजाऊ होने पर निर्भर करती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति जितनी अधिक होगी, फसल का उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। और दूसरा है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित करती है? वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रदूषण मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित करता है। नए नए खाद्यों के उपयोग से, प्लास्टिक के जमीन में रहने से, प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी कि उत्पादन शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और मिट्टी का मूल स्वभाव बदलकर विकृत हो जाता है। इसका बुरा प्रभाव फसल की उपज पर पड़ रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? अगर मिट्टी ने अपना गुणधर्म छोड़ दिया तो धरती से हरियाली का, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान ही मिट जाएगा। इसके अभाव में तो धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में हम मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। हम मिट्टी को प्रदूषण से बचाकर, वृक्षारोपण करके, मिट्टी के कटाव को रोकने की व्यवस्था करके
फसल चक्र अपनाकर कम से कम मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करके, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका कम से कम मात्रा में उपयोग करके हम मिट्टी के गुणधर्म का पोषण कर सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से इसका लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।